हेलो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम लोग वेग और समय ग्राफ की बात करेंगे। समय और वेग ग्राफ क्या है इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। हमारे कुछ तालिका दिए हुए हैं। इसके पहले मैंने आपको विस्थापन और समय ग्राफ के बारे में बता दिया था, जो उसके निष्कर्ष थे ये भी बता दिया था। कब आपकी अनंत गति को दिखाएगा, कब एक समान गति को दिखाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बता चुका था। तो यहाँ पर अभी के लिए हम लोग समझते क्या है कि आपका जो वेग समय ग्राफ है इसके कुछ निष्कर्ष को समझते हैं। निष्कर्ष को समझेंगे पहले हम लोग इस चीज़ को समझते हैं है क्या चीज़, ठीक ना। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि कोई अगर हमारा अलग अलग टाइम पीरियड दिया हो, जैसे मान के चलिए कि इधर मान के चलिए ये आपका जो टाइम T1 है, ये इसको मान लीजिए T2 है, ये T3 है, ठीक है, ये T3 है, ये आपका T4 है, ये T5 है, ये क्या है T6 है, और ये क्या है T7 है, ठीक है T7। ये मतलब आपके अलग अलग टाइम है और उस टाइम पर यह वेग V1, V2, V3, V4, V5, V6 और V7, ठीक ना। मतलब कहने का मतलब यह है कि अलग अलग समय पर ये अलग अलग कंडीशन ली हुई है। जैसे T1 समय पर वेग V1 है, T2 समय पर वेग V2 है, T3 समय पर वेग V3 है, T4 समय पर वेग V4 है, T5 समय पर वेग Y5 है, और T6 समय पर जो वेग है वो 6 है, T7 समय पर वेग V7 है। तो इस तरीके से आपकी कोई तालिका दी हुई होती है, तो उसको जब ग्राफ में हम लोग प्लॉट करते हैं, मतलब ग्राफ खींचते हैं उसका, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनकर निकल कर आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ग्राफ इस तरीके का हो, क्योंकि मैंने ये जो ग्राफ लिया हुआ है इस अपने रीडिंग के तौर पर लिया है कि 1 सेकेंड पर जो वेग है वो आपका 2 मीटर प्रति सेकेंड है। यहाँ पर समय सेकेंड में दिखाया गया है, वेग को मीटर प्रति सेकेंड में दिखाया गया है, ठीक ना। 2 सेकेंड में जो वेग है वो 4 मीटर प्रति सेकेंड है, 3 सेकेंड में जो वेग है वो आपका 6 मीटर प्रति सेकेंड है। इस तरीके से करके ये सब चीज़ें दी हुई हैं। तो अगर इस चीज़ का हम ग्राफ खींचते हैं तो क्या क्या चीज़ें ग्राफ होता है। जैसे मान के चलिए कि ये मैंने ग्राफ खींचा जो आपका 0 टाइम पे, मतलब यहाँ पे वस्तु है, उसके बाद 1 सेकेंड पर जो वेग है वो 2 मीटर प्रति सेकेंड है, मतलब कुछ इस तरीके से प्लॉटिंग की हुई है। 2 सेकेंड पर जो ग्राफ है ये बिंदु दिखा रहा है आपको कि 2 सेकेंड पर जो वेग है वो 4 मीटर प्रति सेकेंड है। 3 सेकेंड पर जो वेग है वो आपका 6 मीटर प्रति सेकेंड है 4 सेकेंड पर, मतलब ये इस तरीके से ये चीज़ दिखाई हुई है। अब आपको पता होगा कि वेग और समय में संबंध दिखाने वाली राशि कौन सी होती है, ठीक ना। तो वेग और समय में जो संबंध दिखाने वाली राशि वो आपकी त्वरण होती है। क्या होती है? त्वरण, ठीक ना। और जब ये राशि त्वरण होती है तो मैं बात करूंगा कि ये जो ग्राफ वक्र जो खींचा गया है इसमें यह क्या चीज़ दिखा रहा है, ठीक ना। तो ये त्वरण को दिखा रहा है। त्वरण कब दिखाएगा मैं अब बात करूंगा जब मैं इस रेखा की ढाल को ज्ञात करेंगे, ठीक ना। इस रेखा की क्या ज्ञात करेंगे? रेखा की ढाल, ठीक है, रेखा की ढाल या फिर प्रवणता की कितनी झुकी हुई है। इसको हम लोग नॉर्मली m = tan थीटा भी लिखते हैं, और tan थीटा बराबर आपको पता होगा क्या होता है? लंब बटा में आधार होता है। लंब बटा में क्या होता है? आधार। तो इस तरीके से करके हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक ना, लंब बटा में आधार के तर्ज पे। लेकिन अभी के लिए क्या है कि अभी आप समझिए कि जो त्वरण है वो क्या है? रेखा की ढाल त्वरण बताता है। तो ये आपका प्लॉटेड ग्राफ बताता है। लेकिन अगर बात करें कि आपको अगर वेग समय ग्राफ से दूरी ज्ञात करना हो तो आप दूरी कैसे फाइंड करेंगे? दूरी, जैसे मैं बात कर लेता हूँ कि दूरी ज्ञात करना होगा, तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमें सिंपल सा काम करना होता है। जैसे कि ग्राफ के बीच का कुछ क्षेत्र हम चिन्हित करते हैं। चिन्हित करने का मतलब जैसे कि 2 से 3 सेकेंड के बीच में, ठीक ना, जैसे कि 2 से 3 सेकेंड के बीच में जो वस्तु है उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, ठीक है। जैसे 2 से 3 सेकेंड के बीच वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो इस दूरी को ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होता है कि 2 से 3 सेकेंड के बीच में जो आपका वक्र बनता है, मतलब इस वक्र और इस समय अक्ष वाली रेखा से जो घिरा हुआ भाग होता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। मतलब मैं बात करूं कि इसको मैं यहाँ पर देखिए T2 माना हुआ है और इसको T3 माना हुआ है, इसको T4 माना हुआ है, ठीक ना। इसको T3 माना है, इसको T4 माना है। तो T3 और T4 यहाँ पर एक इसको मान लीजिए AB। तो अब अगर आपको ग्राफ निकालना होगा, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, तो बिंदु का नाम दे सकते हैं ABCD। तो आप अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा कि 2 से 3 सेकेंड के बीच वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तो आपको इस समय के बीच जो भी घिरा हुआ वक्र होगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और इसको ज्ञात करने के लिए अब आप सोच सकते हैं ये कौन सा चतुर्भुज है, ठीक ना, या फिर ये क्या एक तरीके का क्या बन रहा है? समलंब बन रहा है। समलंब का मतलब क्या होता है कि 2 समांतर भुजाएं होती हैं उसमें, ठीक ना। 2 समांतर भुजाएं कुछ इस तरीके की आकृति रहती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? समलंब कहते हैं, ठीक ना, समलंब। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? इस भुजा का योग कर लेते हैं और इसके बीच की जो लंबवत ऊंचाई रहती है उसका गुणा करा के 2 से भाग दे देते हैं, तो हमारा क्षेत्रफल आ जाता है। तो इस तरीके से ये जो ग्राफ है
तो ग्राफ में ये जो वेग समय ग्राफ है इस चीज़ को दर्शाता है, मतलब कि दूरी को भी बता सकता है और त्वरण को भी बता सकता है, ठीक ना। तो अब इस ग्राफ की हम लोग कुछ निष्कर्ष देख लेते हैं और इस निष्कर्ष देखने के पश्चात हम लोग क्या करेंगे कि गति के समीकरण को प्रूफ करेंगे इसी ग्राफ को लेकर के, ठीक ना। अब हम लोग निष्कर्ष को समझते हैं कि जो वेग समय ग्राफ से हमें निष्कर्ष प्राप्त होता है वो क्या ऐसा निष्कर्ष है, ठीक ना। तो निष्कर्ष समझने के लिए हमें ग्राफ का जो वक्र है उस पर ध्यान देना होगा कि वो वक्र किस तरीके का है। देखिए, जब बात करते हैं कि ये आपका एक्स अक्ष पर आपका समय बढ़ रहा है और इस वाई अक्ष पर आपका वेग बढ़ रहा है, और जब इस पर ये बढ़ रहा है और इसमें जो ग्राफ का वक्र है बिल्कुल ही एक्स अक्ष के समांतर है, और जब एक्स अक्ष के समांतर है मतलब कि देखिए इधर जो वेग वाली लाइन है वो नहीं बढ़ रही है, वेग की लाइन नहीं बढ़ रही है, लेकिन जो समय की लाइन है वो क्या है कि ऑलरेडी बढ़ रही है। तो इसमें एक चीज़ तो पता है कि जब वेग बढ़ नहीं रहा है ना वेग घट रहा है तो वेग नियत है, और जब वेग नियत है तो क्या दिखाएगा, नियत गति को दिखाएगा या फिर एक समान गति को दिखाएगा। और आपको ये भी पता है कि जब एक समान गति होगा तो उसका त्वरण 0 होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन की समय दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो जब वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं तब वेग परिवर्तित होगा तब तो त्वरण होगा, अगर वेग परिवर्तित नहीं होगा अर्थात उसका त्वरण कितना होगा, 0 होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेलरेशन a = 0। तो मतलब क्या है कि यह जो ग्राफ है वो एक समान गति को दिखा रहा है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। सेकेंड ग्राफ की हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या है कि वेग यहाँ तक तो बढ़ा हुआ है, ठीक ना, वेग यहाँ तक मतलब नियत है। ये कहने का मतलब मेरा है कि एक्स अक्ष पर जो समय है वाई अक्ष पर वेग है, तो इस बिंदु तक जो वेग है वो क्या है, नियत है। अब चाहे वो जितना भी हो, लेकिन इसके ऊपर जाने पर जो वेग है वो क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है समय अक्ष के साथ। और जब वो वेग परिवर्तित हो जा रहा है तो आपको पता है कि जब वेग परिवर्तन होता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। जब वेग परिवर्तन होता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ये जो गति दिखाएगा वो कैसी गति होगी, त्वरित गति होगी। और यहाँ पर एक और चीज़ कि जब त्वरित गति होगी तो यहाँ से जो इसका समय अक्ष के साथ, ठीक ना, मतलब ये जो एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं और उसके साथ एंगल बनाते हैं थीटा, अगर ये थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच होगा तब यह क्या होगा, त्वरित गति दिखाएगा, ठीक ना। जब ये कितना होगा 0 से, मतलब ये थीटा बढ़ेगा 90 डिग्री तो मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है। तो क्या है, मैक्सिमम 90 डिग्री और उससे कम 0 डिग्री, ठीक ना। 0 डिग्री पर होगा तो वो एक समान गति हो जाएगा, और जब एकदम बिल्कुल 90 डिग्री पर हो जाएगा तो वो क्या चीज़ दिखाएगा कि मतलब इसमें किसी प्रकार का वो परिवर्तन नहीं है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं तीसरा वाला। तीसरा में ये मंदित गति को दिखा रहा है। मंदित गति कब होगा, जब आपका थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये आपकी नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब कि जो वेग है वो प्रॉपर घट रहा है, ऐसे कम होता जा रहा है, ठीक ना। जब वेग, लेकिन जो समय है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी मंदित गति है। बताइए एक्सेलरेशन, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं जो यहाँ पर ए का मान आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक ना। ए का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव, क्योंकि अब आपको क्या पता है, बताया मैंने क्या था, a = v - में u/t, अर्थात जो u का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा तो a का मान निगेटिव आएगा। जब u का मान ज़्यादा होगा तो a का मान निगेटिव आएगा, अर्थात यहाँ पे जो प्रारंभिक वेग है वो ज़्यादा है, और जब वो ज़्यादा है तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, निगेटिव आएगी। निगेटिव आने का मतलब क्या है कि उसमें मंदन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक ना। जब रिटार्डेशन हो रहा है तो इस अवस्था में जो इसके साथ एंगल बनता है वो कितना होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि जो आपका वेग समय ग्राफ से जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष थे वो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग समझते हैं गति के समीकरण को कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक ना। इस वेग समय ग्राफ का ग्राफी विधि से गति के समीकरण का निम्नगण, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये कैसे होता है, गति के समीकरण को हम कैसे प्राप्त करेंगे इस चीज़ का इस्तेमाल करके, चलिए हम लोग समझते हैं, ठीक ना। समझने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि एक वेग समय ग्राफ खींचते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक ना। वेग समय ग्राफ, ये आपका इस पर क्या दिखाया जा रहा है, समय दिखाया जा रहा है, ठीक ना। और जब इस पर आपका समय दिखाया जा रहा है कुछ, जो कि इस पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये आपका एक्स अक्ष हो जाता है, इधर ये इस पर क्या हो जाता है, आपका वाई अक्ष हो जाता है। जब इस पर आपका वाई अक्ष हो जाता है तो ये जो ग्राफ लेना है आपको वेग समय ग्राफ का, तो इसमें दिखाना क्या चीज़ है। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आपका मीटर प्रति सेकंड में है, और जो इसमें समय है वो किस में है, सेकंड में। और जब इसमें समय सेकंड में, वेग मीटर प्रति सेकंड में, तो ग्राफ के मैंने 3 निष्कर्ष बताए थे, एक आपका मंदित गति का, एक आपका त्वरित गति का, और एक आपका एक समान गति का, ठीक ना। तो इसमें जो हमें लेना है वो त्वरित गति का लेना है, ठीक ना। त्वरित गति का लेंगे तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि हम इसमें समय स्थिति भी संबंध ज्ञात कर लेंगे, और वेग और स्थिति संबंध का भी सूत्र लगा करके, ठीक ना, समझ लेंगे उस चीज़ को। चलिए समझते हैं। तो समझने का मतलब क्या है कि जो वे वस्तु है यहाँ से वो इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, वो है,
और ओ से गति प्रारंभ करती है तो जो इस पॉइंट तक जाती है उसका नियत वेग u रहता है। मान लेते हैं उसका जो प्रारंभिक वेग u है वो नियत रहता है। इसके बाद उसका वेग में परिवर्तन होता है और वेग परिवर्तन होने के बाद उसका जो फाइनल वेग हो जाता है वो v हो जाता है, ठीक ना। मैं इस चीज़ को यहाँ से इरेज कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक ना। तो यहाँ तक उसका जो वेग हो जाता है वो अंतिम वेग कहलाता है और वो क्या कहलाता है, v हो जाता है, ठीक ना। मतलब कि इस पॉइंट तक जो उसका वेग रहता है वो क्या रहता है, अंतिम वेग रहता है, और यहाँ तक जो उसका वेग रहता है ये क्या रहता है, प्रारंभिक वेग रहता है। मतलब इसके बाद उसका वेग परिवर्तित होना शुरू हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि ये सब कितने टाइम में हुआ। तो यहाँ पर आपका t बराबर में 0 है और यहाँ पर t समय लेता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक t समय लेता है, तब जाकर के उसका वेग परिवर्तित होता है। मतलब इस t समय में जो व्यक्ति है या फिर जो वस्तु है वो दूरी कवर करती है, ठीक ना। अब हम लोग इस पॉइंट को इससे मिला देते हैं और मिलाने के बाद अब हम लोग जो पहला पड़ाव है उसे प्राप्त करते हैं, ठीक ना। चलिए, जब प्राप्त करने की बात आती है तो कैसे प्राप्त करेंगे कि इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं, ये इधर O है, A B, ये आपका C और ये D पॉइंट मैंने मान लिया, ठीक ना। जब ये इस तरीके का पॉइंट मान लिया तो अब हमें करना क्या होता है, ठीक ना। देखिए बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं होता है। मैंने त्वरित गति में बताया था कि इस एंगल को हम लोग क्या मानते हैं, थीटा मानते हैं। इस एंगल को जब हम लोग थीटा मानते हैं तो यह बेहद ही आसान हो जाता है। अब करना क्या होता है, ठीक ना, क्योंकि थोड़ा सा आपको एल्गोरिदम आना चाहिए, थोड़ा सा गणित आना चाहिए, ठीक ना, ताकि ये चीज़ समझ में आ जाए। तो प्रथम समीकरण के लिए हम लोग करेंगे क्या, प्रथम समीकरण के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रथम समीकरण में हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, त्वरण ज्ञात करते हैं। जब प्रथम समीकरण में त्वरण ज्ञात करते हैं तो एक चीज़ मैंने आपको बता दिया कि ये जो रेखा होती है इसकी ढाल ज्ञात करेंगे तो आपको त्वरण मिलेगा। तो इसकी ढाल जब ज्ञात करेंगे तो त्वरण मिलेगा। अर्थात हम ये कह रहे हैं रेखा AB की ढाल, रेखा AB की ढाल, जो रेखा AB की ढाल होती है उसी बात को हम लोग प्रवणता कहते हैं। उसको हम लोग गणित में m से दिखाते हैं और उसका वैल्यू जो होता है tan थीटा के बराबर होता है। मैंने अभी आपको लिखा था tan थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। लंब बटा में क्या होता है, आधार। मतलब कोई अगर समकोण त्रिभुज है तो उसमें 3 भुजाएं होंगी, एक लंब होगा, एक आधार होगा, एक क्या होगी, कर्ण होगी। तो इसमें देखा जाए ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अभी के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ, पहले लिख लेते हैं कि जो लंब होगा वो क्या होगा, आपका BD होगा, जो आधार होगा वो क्या होगा, AD होगा। इतनी चीज़ आपको मिल चुकी है। इसके पहले मैं जब मैं बात करूँगा, बताइए कि आपकी जो O से लेकर के, ठीक ना, यहाँ से जैसे कहें BC की जो दूरी है वो V है, मतलब ये इसके पैरेलल है, मतलब B से C की दूरी जो है वो V है और C से जो D की दूरी है वो U है। अब आपको चाहिए B से D की दूरी, तो आप करेंगे क्या भाई, टोटल में से इतने को माइनस कर दीजिए, मतलब पूरा में से इतना को माइनस कर दीजिए तो आपका क्या बच जाता है, बीच की दूरी अर्थात V माइनस में U बच जाता है। और यहाँ पर ये आपका जो t समय लग रहा है यहाँ से यहाँ के बीच में, ठीक है। जब t समय लग रहा है, अभी मैंने आपको बताया कि रेखा की ढाल ज्ञात करेंगे तो त्वरण होगा। तो a बराबर में मैं लिखता हूँ v माइनस में u अपान में t, बस आपका इक्वेशन आ गया, कुछ है नहीं। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो at बराबर में v माइनस में u आ जाता है। तो at इज इक्वल टू v माइनस में u आ जाता है, तो यह बेहद ही क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब समझ लेते हैं हम लोग क्या होगा कि v बराबर में इसे u प्लस में at लिखेंगे, v बराबर में क्या लिखेंगे, u प्लस में at लिखेंगे, जो कि आपका प्रथम समीकरण होगा, पहला समीकरण होगा। अब आपने क्या ज्ञात कर लिया, ढाल ज्ञात कर लिया, ठीक ना। ये आपका वेग और समय संबंध के लिए, ठीक ना, ये जो आपका इक्वेशन आता है। तो आई होप कि आपको ये इक्वेशन समझ में आ गया होगा। अब नाउ हम लोग समझते हैं द्वितीय समीकरण को कैसे डेराइव करेंगे, ठीक ना। द्वितीय समीकरण को डेराइव करना भी बेहद आसान है। कैसे करेंगे, बस थोड़ा सा आपको गणित आना चाहिए, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, ठीक ना। चलिए, द्वितीय समीकरण के लिए हम लोग क्या करते हैं, द्वितीय समीकरण जब हम लोग बात करते हैं द्वितीय समीकरण, देखिए जब यहाँ से वेग परिवर्तित हो रहा है तो ये वस्तु के जो दूरी तय करेगी वो AB जो आपका वक्र है इसके नीचे की दूरी को क्या करेगी, बताएगी, ठीक ना। जब इसके नीचे की दूरी को बताएगी तो मैं क्या कहूँगा, वक्र AB के से घिरे, ठीक ना, वक्र AB से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अगर घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे तो उस चीज़ को कैसे फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। तो अगर देखा जाए तो नीचे अगर हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो आज जो आकृति है आपकी आकृति वो क्या है,
ओ से ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, आकृति ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, और आकृति ओ ए बी सी का जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा। देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमारे पास दो स्थिति बन रही है इसमें, एक हमारा त्रिभुज ए बी डी बन रहा है, दूसरा चतुर्भुज ओ ए डी सी बन रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि जो क्षेत्रफल होगा, आपको पहले बताया था कि वो क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे तो वो दूरी को दिखाएगा, ठीक ना। जब दूरी को दिखाएगा तो इसमें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और प्लस में, ठीक ना, क्षेत्रफल प्लस में चतुर्भुज, ठीक ना, चतुर्भुज का सिंबल ही बना देता हूँ, चतुर्भुज ओ ए डी सी का क्षेत्रफल, ठीक ना, ओ ए डी सी का क्षेत्रफल, ठीक ना यहाँ पर। तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। तो इसकी आधार कितना है, एडी, आधार इसका क्या है, एडी है, इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, बीडी है, प्लस में जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई इसकी मैं मान लेता हूँ ओसी है, ठीक ना, और चौड़ाई जो है डीसी है, तो ओ सी गुणा में डीसी। अब सभी वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो एस बराबर में 1/2, जो आपका ए डी का वैल्यू है वो क्या है, टी है, बी से जो डी की वैल्यू है वो क्या है, वी माइनस में यू है, ठीक ना, v माइनस में क्या है आपका u है। उसके बाद जब बात करते हैं कि प्लस में o से c की जो वैल्यू है वो स्मॉल t है, d से c की वैल्यू क्या है आपका u है, क्योंकि OA जितना होगा उतना क्या होगा, CD होगा, तो t गुणा में u। अब आपको एक चीज़ पता होगा, अभी आपने इक्वेशन प्रूफ किया है a इज इक्वल टू v माइनस में u अपान में t, ये आपने प्रूफ किया है। यहाँ से मैंने v माइनस में u की जो वैल्यू ज्ञात कर लिया वो कितना आता है, AT आता है। तो जो v माइनस में u की वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं और लिख देते हैं समीकरण 1 से, ठीक ना। तो s इज इक्वल टू 1/2 गुणा में t और गुणा में AT, प्लस में इसका गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, UT आ जाएगा। और जब UT आ जाएगा, यहाँ पे मैंने आपको बोला क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, और जब समीकरण 1 से तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है, बिल्कुल सिंपल। तो S इज इक्वल टू UT प्लस में 1/2 AT स्क्वायर, ये आपका सेकेंड समीकरण आ जाता है गति का। S इज इक्वल टू UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर, मतलब ये आपका प्रारंभिक वेग, ये समय, ये आपका त्वरण, ये भी आपका समय, ये तय की गई दूरी। तो इस तरीके से आपका द्वितीय समीकरण आ जाता है, बेहद ही सिंपल है। थर्ड, आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अब थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करता हूँ, वो भी बिल्कुल सिंपल है। करना क्या है कि अब यहाँ पर हमने दो आकृति को लेकर के किया है, अब हम लोग एक समलंब चतुर्भुज मान करके उसको डेराइव करेंगे, ठीक ना। और जब समलंब चतुर्भुज मान करके डेराइव करेंगे तब इक्वेशन क्या होगा, चलिए प्रूफ करते हैं। यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण, तृतीय समीकरण, जब तृतीय समीकरण की बात करेंगे तो इसके लिए भी हम लोग ज्ञात करेंगे वक्र AB से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक ना। लेकिन वो भी अभी तो आकृति वही है, आकृति OABC का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होगा, बेहद सिंपल है कि समलंब चतुर्भुज, ठीक ना, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज OABC का क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि ज्ञात करते हैं समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी को डिवाइड करते हैं 2 से, तो आपका इक्वेशन आ जाता है। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 1/2 फार्मूला लिखने के पर। उसके बाद जो इसकी पैरेलल लाइंस हैं, जो समांतर रेखाएं हैं, एक रेखा OA है, दूसरी रेखा B से C है, ठीक ना। तो समांतर रेखा OA प्लस में BC। इसके बाद जब मैं बात करता हूँ कि इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो क्या है, AD ले सकते हैं या फिर OC ले सकते हैं, क्योंकि दोनों तो क्या है, इक्वल है, ठीक है। जब दोनों इक्वल है तो गुणा में मैं क्या ले लेता हूँ, AD ले लेता हूँ। बेहद ही सिंपल, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। तो अब 1/2 OA की जो वैल्यू है वो U है, BC की जो वैल्यू है वो कितना है आपकी, B से C की वैल्यू वो क्या है आपकी V है, और गुणा में A से D की भी जो वैल्यू है वो क्या है, T। यस बराबर। अब बताइए, अब आपको फिर से गति के प्रथम समीकरण का यूज करना होगा। कैसे यूज करेंगे चलिए बताते हैं मैं आपको। a इज इक्वल टू वी माइनस में u बाई में क्या था, t था। a इज इक्वल टू वी माइनस में u बाई t था। अब यहाँ से अगर आप स्मॉल t की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो v माइनस में u बाई में a हो जाएगा, मतलब ये इसको क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो बेहद ही सिंपल है कि मैं t की जगह इस वैल्यू को ले जाकर के पुट कर दूंगा, और इस वैल्यू को पुट कर दूंगा तो s बराबर में आपका 1/2 आ जाएगा, इधर u प्लस में v आ जाएगा, t की वैल्यू जो है v माइनस में u और y में क्या आ जाएगा a।
अब बताइए, इधर आपको एक और चीज़ पता होगा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो गुणा कराते हैं वो कितना आता है, वो गुणा कराने पर आपका आता है वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर, ठीक ना, और अपान में क्या है 2a है। अब बताइए ये यस के बराबर है, इसका आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a हो जाएगा इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर होगा। अब करना क्या है आपको, यू स्क्वायर को इधर पक्षांतर कर दीजिए, बस आपका समीकरण आ गया, ठीक ना। जब समीकरण आ गया तो वी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस में 2as, ये आपका आ जाता है गति का तृतीय समीकरण। तो आपका भोजन तैयार है। अब यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक ना। तो v क्या है आपका अंतिम वेग है, u क्या होगा आपका प्रारंभिक वेग, ए त्वरण और यस चली गई दूरी। तो आई होप कि आपको ये ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो आपके बुक में न्यूमेरिकल है या फिर बुक के अतिरिक्त जो आपके इस मतलब जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं इस पूरे चैप्टर में, उसका जो कंक्लूजन है वो उस चीज़ से न्यूमेरिकल लाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।